नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का, साथियों का। अपने YouTube चैनल भारतीय पाठशाला में कुछ लंबे अंतराल के बाद हमारा फिर से आपके साथ में महत्वपूर्ण एक अच्छे टॉपिक के साथ हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए एक अच्छा प्रकरण लेकर। ये प्रकरण आपके कक्षा 12 के जो महत्वपूर्ण पाठ्य पुस्तक से प्रश्न संबंधित है। उसके अलावा ये प्रकरण विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? जैसे वरिष्ठ अध्यापक, स्कूल लेक्चरर, आगामी अनेक जो हिंदी से संबंधित भर्ती हैं उनके लिए ये प्रकरण बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप एक बार ज़रूर इन प्रश्नों पर ध्यान दें और विशेष तौर पर ध्यान दें। ये ऐसे वन लाइनर प्रश्न हैं जो आज के परीक्षा पैटर्न में हूबहू ऐसे ही आते हैं, जो आपको ध्यान में होने चाहिए। जैसे 4 ऑप्शन वाले प्रश्न पूछ लिए जाते हैं तो चारों ही वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं जो आपको ध्यान में होना चाहिए। ये एग्ज़ाम का पैटर्न हो गया है। तो समय को ज़ाया न करते हुए आप जल्द से जल्द हमारे प्रश्नों पर गौर कीजिए। शुरुआत करते हैं। कविता क्या है? कविता के संदर्भ में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, कविता क्या है? तो यद्यपि इसका जवाब देना मुश्किल है, फिर भी हम कह सकते हैं कविता हमारी संवेदनाओं के बहुत निकट होती है। अर्थात हम जिन्हें महसूस करते हैं उन संवेदनाओं के कविताएं वो बहुत निकट होती है। वह हमारे मन को छू लेती है, कभी कभी वह हमें झकझोर देती है। यानी उसका भाव इतना गहरा होता है कि वो हमारे अंदर हमें क्या कर देती है, झकझोर देती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो कविता के मूल में संवेदना है, तो उसके मूल में क्या है? संवेदना है, राग तत्व है। ये संवेदना संपूर्ण सृष्टि से जुड़ने और उसे अपना बना लेने का ही बोध है। इस प्रकार अर्थात कविता है वो हमारे मन को क्या करती है? छू लेती है, उसका राग तत्व है। तो इस प्रकार हमें ये पता हो गया कविता क्या होती है। आगे हम जान लेते हैं विभिन्न प्रश्नों को। और अब नाटक क्या है? नाटक साहित्य की अन्य विधाओं से अलग है। कैसे? अब नाटक है वो साहित्य की अन्य कलाओं से अलग कैसे? तो नाटक है वो साहित्य की अन्य विधाओं से भिन्न है, क्योंकि जहाँ साहित्य अन्य विधाओं से अपने लिखित रूप में निश्चित और अंतिम रूप को ही प्राप्त कर लेती है, वहीं नाटक अपने लिखित रूप में सिर्फ एक आयाम ही होता है। जब उस नाटक का मंचन होता है, अर्थात वो किसी मंच पर उसकी प्रस्तुति की जाती है, तब वह पूर्ण रूप प्राप्त कर लेता है। और नाटक पूर्ण रूप कब लेता है? जब उसे मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। यानी उसके जो हाव भाव होते हैं, जहाँ साहित्य की दूसरी विधाएं, अब मान लो कि साहित्य की जो दूसरी विधाएं हैं वो हमें या तो पढ़ने या सुनने तक सीमित होती है, वहीं नाटक पढ़ने सुनने के साथ साथ देखा भी जाता है। अर्थात ये एक दृश्य भी है, हम विभिन्न पात्रों को दृश्य के रूप में देख सकते हैं। इसलिए नाटक है वो कहानी है या अन्य विधाओं से क्या है, अलग है, जिसको हम उसका मंच पर संचालन करते हुए हम देख सकते हैं। इस प्रकार नाटक है वो अन्य विधाओं से अलग है। आगे बात करते हैं नाटक में भाषा किस प्रकार की होनी चाहिए। तो नाटक में भाषा सहज, स्वाभाविक, स्वभाव के अनुसार और जो भी प्रसंग होता है, जैसे बोलने का प्रसंग होता है, उस प्रसंग के अनुसार उसके अनुकूल होनी चाहिए। ठीक है ना? जैसा प्रसंग होता है, जैसा प्रसंग में भाव होता है, उसके अनुसार भाषा होनी चाहिए। नाटक में काल, समय, परिवेश का अर्थ तो क्या? माहौल, वातावरण, उस वातावरण के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए कि भाषा क्लिष्ट ना हो। क्लिष्ट का मतलब कठोर न हो, समझने में
जो भाषा आसानी से समझ में आ जाए, जिसका भाव सहज रूप में हो, ठीक है ना। और नाटक में हमेशा काल, समय और परिवेश अर्थात वातावरण के अनुरूप ही भाषा का क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार हमें इन प्रश्नों का ध्यान में रखना है, जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये कहानी क्या है? कहानी विधा पर अलग अलग लेखकों और विद्वानों ने अपने अलग अलग विचार प्रकट किए, क्योंकि कहानी के बारे में सबके अपने अपने मत हैं और इसकी अनेकों परिभाषाएं दी है, लेकिन कोई एक परिभाषा सबको मान्य नहीं। क्यों? कि सबकी अपनी अपनी कहानी की परिभाषा है, इसलिए कोई एक परिभाषा है वो सबको मान्य नहीं है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसे में परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो, चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जाता है। कितनी अच्छी बात बोली गई है कहानी के बारे में। अर्थात कहानी में क्या क्या वे तत्व हैं कहानी के। अब पूछ लिया जाता है ना कहानी के कितने तत्व होते हैं, तो कहानी के जो महत्वपूर्ण तत्व ये क्या है कि एक तो वो घटना पर आधारित होनी चाहिए, पात्र या समस्या का उसमें क्रमबद्ध ब्यौरा होना चाहिए, जिसमें कोई परिवेश हो, ठीक है ना। फिर वो कोई द्वंद्वात्मकता हो, कहानी में दो द्वंद्वात्मकता होती है, ठीक है ना। कथा का क्रमिक विकास यानी शुरू से लेकर अंत तक, और जो शुरू से लेकर अंत तक जाएगी तो उसका चरम उत्कर्ष का भी तो एक बिंदु होता है ना, अर्थात वो चरम उत्कर्ष की ओर ले जाएगी। इस प्रकार कहानी आसान से शब्दों में कहा जाती है कि कहानी वही होती है जिसका सही क्रमिक विकास हो, घटना का, पात्र, परिवेश, दंतवंता आदि इसमें विभिन्न जो तत्व होते हैं ना, ये होने जरूरी है। तो आप समझ गए होंगे भली भांति। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगर आप गहराई से इसके बारे में जानोगे तो वास्तव में विभिन्न परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे जानते हैं इसके अन्य प्रश्न। कहानी में कथानक की भूमिका पर प्रकाश डालें। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है, अर्थात जो कथानक होता है वो ही इस कहानी का मूल केंद्र होता है। कथानक कहानी का वह संक्षिप्त रूप होता है जिसमें प्रारंभ से लेकर अंत तक सभी घटनाएं, पात्रों का उल्लेख किया जाता है। हम यह भी कह सकते हैं कि कथानक कहानी का प्रारंभिक नक्शा होता है। कहानी का कथानक कहानीकार के मन में किसी घटना, जानकारी, अनुभव या कल्पना के कारण आता है, अर्थात कहानी में कल्पना का भी विकास है होता है जो कहानीकार के मन में आता है। कहानीकार कथानक के एक सूत्र के आधार पर कथा को विस्तार देता है। तो कथा का विस्तार कौन देता है? कहानीकार। किसके? कथानक के एक सूत्र के आधार पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कहानी में कथानक की भूमिका क्या होती है। आइए हम साथ में जानते हैं आगे अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो आप भली भांति जानते हैं कि पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला कौन सा? पूर्णकालिक पत्रकार। तो पूर्णकालिक से मतलब क्या होता है? जो कि समाचार संगठन में काम करने वाला नियमित वेतनभोगी, अर्थात वो किसी समाचार संगठन में नियमित वेतन है वो लेता है, अर्थात हर मंथली है, महीना है, तो वो नियमित रूप में जो कार्य करता है वो क्या होता है? नियमित भोगी कर्मचारी होता है। वो ही क्या होता है? पूर्णकालिक। पूर्ण से ही समझ लो, पूर्ण जो पूर्ण रूप से काम करेगा। अंशकालिक, अंश होता है कुछ भाग, कुछ हिस्सा, यानी कुछ काम करना। तो पत्रकार से ये समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय पर काम करने वाले पत्रकार, अर्थात कुछ जो निश्चित मानदेय होता है अंश, तो उस प्रकार वो जो काम करने वाले पत्रकार होते हैं वो अंशकालिक यानी कुछ समय के लिए, तो अंशकालिक हो गए। तो अब तीसरा है फ्रीलांसर। फ्रीलांसर अर्थात का फ्री का अर्थ क्या होता है? स्वतंत्र। तो वैसे भी हम जान गए हिंदी में स्वतंत्र और फ्रीलांसर। पत्रकार ये क्या होते हैं? ये अपने आप में भाई स्वतंत्र होते हैं, एकदम बिल्कुल खुले विचार वाले होते हैं, जैसे मतलब खुले रूप में काम करते हैं। ये पत्रकार किसी अखबार से संबंधित नहीं होते, यानी एक अखबार से संबंध नहीं होता है इनका, बल्कि भुगतान के आधार पर इनको जैसा भुगतान किया जाएगा
उसी प्रकार ये काम करते हैं, अर्थात भुगतान के आधार पर काम करते हैं। जितना काम करवाना होता है उतने काम के ये पैसे लेते हैं। तो फ्रीलांसर स्वतंत्र पत्रकार होते हैं। आप भली भांति है वो समझ गए, और मुझे आशा है कि आपको मेरे द्वारा ये जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। अब भाई जानते हैं ककार क्या होता है। तो 6 ककार मुख्य, हमारे हिंदी साहित्य में आपने पढ़ा होगा ककार क्या होते हैं। तो जो ये ककार होते हैं 6 ककार होते हैं, ठीक है ना। किस पर आधारित होते हैं? तो 6 ककारों में पहले 4 ककार, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि पहले 4 ककार किस पर है। तो पहले हैं क्या, कौन, कब और कहाँ, ठीक है ना। कोई जैसे कोई पूछ लेंगे क्या, कौन, कब और कहाँ, ये बात का इसी प्रकार से ब्यौरा ही बनता है भाई। क्या, कौन, कब, कहाँ, अर्थात क्या हुआ, कौन, ये कब हुआ और कहाँ पर हुआ, तो और तथ्यों पर आधारित होते हैं। जबकि अंतिम 2 ककार कैसे और क्यों, कैसे हुआ और क्यों हुआ, इनका हमें विवरण अर्थात इसका हमें ब्यौरा अर्थात लंबी इसका विश्लेषण करना होता है, विवरण देना पड़ता होता है। भाई कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो इसकी पूरी घटना का विवरण देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो प्रथम 4 ककार है वो सूचनात्मक सीधी सूचना देते हैं, आप भली भांति समझ रहे हैं मेरी बात से। और अंतिम 2 होते हैं वो विवरण के रूप में, अर्थात जो लंबी बात बताई जाती है उसके बारे में उसका विवरण दिया जाता है, ठीक है ना। और व्याख्यात्मक जिसकी व्याख्या की जाती है, और विश्लेषण जिसका विश्लेषण हर पहलू पर आधारित होता है, यानी उसका हर बारीकी रूप से उस पर विश्लेषण करके बताया जाता है कि ये बात इस प्रकार है, ये घटना इस प्रकार है। तो प्रथम 4 सूचनात्मक और अंतिम 2 जिसे हम विवरणात्मक भी कह सकते हैं, व्याख्यात्मक भी कह सकते हैं, विश्लेषणात्मक भी कहते हैं। तो समाचार का मुखड़ा, इंट्रो और बॉडी तथा समापन में किन किन ककारों का इस्तेमाल किया जाता है। तो समाचार मुखड़ा, इंट्रो और बॉडी तथा समापन में किन किन ककारों का इस्तेमाल किया जाता है। उत्तर, समाचार का मुखड़ा इंट्रो यानी पहला पैराग्राफ पहले 4 ककारों क्या, कौन, कब और कहाँ को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। ये बात फिर से यही बात है कि समाचार का जो मुखड़ा इंट्रो होता है ना मुख्य, वो किस पैराग्राफ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है, वो इन 4 ककारों को ध्यान में रखकर किया जाता है। जबकि बॉडी का समापन, जो समापन यानी समाप्ति, अंतिम 2 ककारों कैसे और क्यों को ध्यान में रखकर लिखा जाता है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, और आपको भली भांति ये दोनों प्रश्न हैं वो 6 ककारों के बारे में जानने के लिए आसानी से समझ में आ गए होंगे। हमारा मन छोटा है लेकिन बताने का तरीका बहुत अच्छा है। आप ज़रूर इन प्रश्नों पर ध्यान दें, आसानी से समझ में आ जाएंगे। और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। आगे जानते हैं हम विभिन्न प्रश्नों के बारे में। उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं 3 विशेषताओं को बताइए। उल्टा पिरामिड शैली होती क्या है, ठीक है, उसकी 3 विशेषताएं क्या है। तो उल्टा पिरामिड शैली वो होती है जो सबसे पहले समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है, यानी समाचार का महत्वपूर्ण तथ्य वो सबसे पहले लिखा जाता है। उसके बाद में घटते क्रम में अन्य तथ्य और सूचनाओं को लिखा जाता है, यानी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो सबसे पहले उसको लिख दिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण सूचना यानी क्लाइमेक्स पिरामिड के सबसे निचले हिस्से में नहीं बल्कि प्रारंभ में, यानी घटना का जो क्लाइमेक्स होता है ना वो अंत में नहीं आकर शुरुआत में ही इसका क्लाइमेक्स है वो आ जाता है। इसीलिए तो इसको क्या कहते हैं, उल्टा पिरामिड से नहीं, यानी जो मुख्यतः बातें सबसे पहले प्रस्तुत कर दी जाती है और फिर से उसको घटते क्रम में उसके अन्य तथ्य और सूचनाओं को क्या कर दिया जाता है, प्रस्तुत कर दिया जाता है। तो आपको आशा है कि समझ में आ गया उल्टा पिरामिड शैली के बारे में। उल्टा पिरामिड शैली का विकास कब से माना जाता है। अब भाई हम इसके बारे में जानते हैं कि ये उल्टा पिरामिड शैली का विकास भाई कब से माना गया।
कब से महत्वपूर्ण सूचनाएं पहले और घटते क्रम में बाद में तथ्य के रूप में प्रस्तुत की जाने लगी। तो उल्टा पिरामिड शैली की शुरुआत 19वीं सदी के मध्य से मानी जाती है, लेकिन इसका विकास अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान हुआ और धीरे धीरे ये लेखन की मानक शैली बन गई। माना तो कब जाता है 19वीं सदी के मध्य से, लेकिन इसका विकास अमेरिका में जो गृह युद्ध हुआ था ना, उसके दौरान, यानी जो ये बातें हैं वो सूचना में मुख्य मुख्य पहले और क्लाइमेक्स है वो अंत में। इस प्रकार जो अमेरिका का जो गृह युद्ध हुआ था उस समय ये बातें लिखी गई थी, और धीरे धीरे ये लेखन की क्या बन गई, मानक, यानी इसने अपना एक परिष्कृत रूप ले लिया, ठीक है ना, मानक के रूप में। और बाद में इसका ये उल्टा पिरामिड शैली है वो प्रचलन के रूप में आ गई। तो आप उल्टा पिरामिड शैली के बारे में भी अच्छी तरह से समझ गए होंगे, मुझे आशा है बिल्कुल। तो इसी के साथ हम अन्य महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो उनके बारे में मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ हिंदी साहित्य के लिए। आप आराम से इन प्रश्नों को ध्यान दें, अगर समझ में आए तो एक बार से अधिक बार देखें, अगर समझ में नहीं आए तो कोई बात नहीं, आराम से आप इनको देख सकते हो। और जो भी भाई बंधु है, जो विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं, वो आगे भेजने का काम यथार्थ शेयर करने की कोशिश करें, ताकि कोई भी आपका भाई बंधु है वो इन प्रश्नों के बारे में आसानी से जाने, ठीक है ना। ज्ञान का जितना आप प्रसार करोगे, बढ़ाओगे, उतना ही आपको क्या है कि ज्ञान है अपने अंदर निखार लाएगा। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आगे हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे आपके लिए। हमेशा अच्छा छोटा सा मंच है, लेकिन आपके लिए बहुत कुछ बेहतर लाने का हमारी तरफ से प्रयास रहेगा। तो चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए। अब फीचर किसे कहते हैं, फीचर किस शैली में लिखा जाता है, बहुत सारे विद्यार्थी इनके बारे में अनभिज्ञ रहते हैं, फीचर क्या होता है और किस शैली में लिखा जाता है। फीचर एक सुव्यवस्थित अर्थात अच्छी तरह से व्यवस्थित रूप में, सु का मतलब अच्छी तरह से, बड़े ढंग से, निराले से, सृजनात्मक क्या होता है, उसकी रचना बहुत ही अच्छे रूप में, और आत्मनिष्ठ लेखन, यानी अपने आत्मनिष्ठ अपने अंदर के द्वारा जो बात होती है ना उसको लिखा जाता है, जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना है। तो फीचर का उद्देश्य क्या है, पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना तथा उनका मनोरंजन करना। फीचर किसी प्रकरण से संबंधित एक आलेख है, यानी फीचर के लिए कोई एक प्रकरण होगा, यानी एक टॉपिक, यानी किसी भी टॉपिक पर फीचर बनाया जा सकता है, जो खेल से जुड़ा हो, फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ा हो, औद्योगिक क्षेत्र से जुड़ा हो, पर्यावरण से जुड़ा हो, हर क्षेत्र से, यानी टॉपिक है वो उस आलेख से जुड़ा हुआ होता है। इसकी शैली काफ़ी हद तक कथात्मक शैली की तरह है, ठीक है ना, किसे कथा के रूप में बात की जाती है, यानी फीचर है जो कहानी जैसा ही है, शैली कहने की वो है कथात्मक शैली, ठीक है। समझ गए होंगे आप बात कथात्मक शैली से। समाचार लेखन और फीचर लेखन में, अब भाई एक तो हमने पढ़ा था समाचार लेखन और एक आ गया अब फीचर लेखन। अब फीचर लेखन और समाचार लेखन में अंतर क्या होगा, तो समाचार है वो हमेशा किस में लिखा जाता है, उल्टा पिरामिड शैली। उल्टा पिरामिड शैली से बात करते हैं तो महत्वपूर्ण घटना को पहले और बाद की घटनाएं घटते क्रम में, ठीक है ना, क्लाइमेक्स अंत में आता है। तो समाचार है वो उल्टा पिरामिड शैली में, जबकि फीचर लेखन की कहीं से भी शुरुआत की जा सकती है, कहीं से शुरुआत की जाने वाला तो क्या होता है, फीचर होता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता और तथ्य की शुद्धता पर जोर दिया जाता है। समाचार लेखन में वस्तुनिष्ठता होनी जरूरी है, और जो तथ्य होते हैं वो तथ्य शुद्ध होने चाहिए, उनकी शुद्धता पर जोर दिया जाता है। जबकि फीचर में ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि फीचर तो भाई मनोरंजन के लिए होता है। ये हमने पहले पढ़ा था ना कि सूचना देने का काम करता है, मनोरंजन भी करता है और शिक्षित भी करता है, तो इन पर जोर नहीं दिया जाता है। समाचार लेखन में लेखन समय के लिए विचार नहीं लिख सकता। समाचार लेखन में कोई जो लेखक होता है वो स्वयं के लिए विचार नहीं लिख सकता, लेकिन जबकि फीचर में लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ से बात कर सकते हैं कैसे, क्या फीचर में क्या होता है,
आत्मनिष्ठ होता है। यहाँ पर हमने पहले बात पढ़ी थी ना कि फीचर होता है वो कथात्मक शैली पर है और आत्मनिष्ठ होता है। इसीलिए जो इसमें लेखक है वो फीचर में अपनी तरफ से लिख सकता है, लेकिन समाचार में नहीं लिख सकते हैं। आपको ये भली भांति अच्छी तरह से समझ में आ गया। आगे हम बात करते हैं विभिन्न महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। विशेष रिपोर्ट से आप क्या समझते हो? किन्हीं दो बिंदुओं को लिखिए। जो रिपोर्ट गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर लिखी गई हो उसे विशेष रिपोर्ट कहते हैं। विशेष रिपोर्ट जिसमें विशेष सी बातें होंगी, कैसे? जो बड़ी गहरी छानबीन के साथ और उसको विश्लेषण बताएगा। जैसे हमने पढ़ा था ना, वो विश्लेषण जो 6 ककार होते हैं, अंतिम 2 ककार होते हैं विश्लेषण वाले होते हैं। उसी प्रकार जो विशेष रिपोर्ट होती है ना, उसमें उस रिपोर्ट में मतलब उसका विश्लेषण किया जाता है, ठीक है ना। तो उसकी व्याख्यात्मक होती है, तो आप समझ गए। तो वो ही रिपोर्ट बड़ी खोजबीन के आधार पर होती है, वही विशेष रिपोर्ट होती है। भाई कई बार है कि विशेष रिपोर्ट में विशेष ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन इसकी परिभाषा सीधी सी सरल है। गहरी खोजबीन और विशेष जो व्याख्या विश्लेषण के आधार पर जो रिपोर्ट होती है वही विशेष रिपोर्ट होती है। ध्यान रखने योग्य बिंदु: घटना, समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन करना। किसी भी घटना या समस्या या मुद्दे की गहरी छानबीन करना। रिपोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को इकट्ठा करना। जो भी तथ्य का मतलब क्या होता है? उसके तत्व है ना। जो तथ्य होते हैं उसके जो उससे मतलब जो फैक्ट होते हैं उससे जुड़े हुए उस रिपोर्ट से, उसको इकट्ठा करना होता है, तभी तो विशेष रिपोर्ट है वो काम लाएगी। आगे हम जानते हैं विशेष रिपोर्ट भाई कितने प्रकार की होती है। विशेष रिपोर्ट भी कितने प्रकार की होती है? तो विशेष रिपोर्ट कई प्रकार की होती है, जैसे खोजी रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट और विश्लेषण रिपोर्ट, ठीक है ना, और विवरणात्मक रिपोर्ट। तो आपको ये ध्यान में रखना है, ये सभी रिपोर्ट गहरी छानबीन, विश्लेषण या व्याख्या पर आधारित होती है। अब इसके भी अलग अलग प्रकार दे दिए। खोज के आधार पर, जैसे इन्वेस्टिगेशन किया जाता है ना, उस पर बड़ा ही गहरी खोजबीन की जाती है उस पर। इन डेप्थ रिपोर्ट, उसका रिपोर्ट का बताना पूरा ब्यौरा डिटेल और विश्लेषण करना उसमें और उसका विवरण दिया, ठीक है ना। ये सभी रिपोर्ट किन पर है? विश्लेषण और व्याख्या और गहरी छानबीन के आधार पर। मुझे आशा है कि ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आ रहे हैं। तो संपादक के नाम पत्र जनमत को प्रतिबिंबित किस तरह करता है? ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि संपादक के नाम, जो जनमत का अर्थ क्या होता है? जो लोग होते हैं ना, उसका प्रतिनिधित्व कैसे करता है भाई संपादक, है ना। तो संपादक के नाम पत्र में अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं। अब जो जनमत का अर्थ होता है भाई लोग, जो पत्र होता है भाई समाचार का, उसमें वो अपना प्रतिनिधित्व कैसे करते हैं? तो संपादक के नाम पत्र में अखबार के पाठक जो संपादक के नाम पर पत्र लिखते हैं भाई, उसको भी किस प्रकार से कोई बातें होती हैं उसमें संपादक उनको पत्रों को शामिल करता है, उनकी राय को शामिल करता है। पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त करते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं। हम मुद्दों पर ही बात नहीं करते, वो किसी भाई साधारण लोगों की जो समस्या है उन मुद्दों पर वो क्या करते हैं? चर्चा करते हैं, जो आम रोज़मर्रा की ज़िंदगी से जुड़ी होती है। इस तरह से संपादक के नाम पत्र सतम जनमत को प्रतिबंध करता है, ठीक है ना। ये बात है, अंत में और लिखी हुई आप, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप नोट्स भी लिख सकते हो। इन प्रश्नों को आप आसानी से इनके बारे में। आगे हम बात करते हैं पाठकों की रुचियाँ किन किन विषयों में होती है, ठीक है ना। उत्तर पाठ्यका सहित ये विज्ञान तक, कारोबार से लेकर खेल जगत, सभी विषयों पर पढ़ना चाहते हैं, ठीक है ना भाई। पाठकों की रुचियाँ किन किन पर आधारित होती है, ठीक है ना। तो पाठकों की रुचियाँ हैं वो किन पर है? साहित्य से लेकर विज्ञान तक तथा कारोबार को लेकर खेल जगत, सभी विषयों में पाठकों की रुचियाँ तो सभी पर ही आधारित है। चाहे वो खेल जगत हो, चाहे कारोबार जगत हो, चाहे वो फिल्म जगत हो या विज्ञान जगत हो, सभी पर, ठीक है ना, पाठकों की रुचियाँ विभिन्न विषयों में होती है। विशेष लेखन की भाषा शैली कैसी होनी चाहिए? विशेष लेखन की, अब ये प्रश्न पूछ लिया जाता है विशेष लेखन की भाषा कैसी होनी?
उत्तर क्या है कि विशेष लेखन की भाषा सरल और समझ में आनी चाहिए। भाई विशेष लेखन तभी होगा ना, उसकी भाषा सरल और समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इसकी शब्दावली विशेष तकनीक वाली होती है। विशेष लेखन की जरूरत किन क्षेत्रों में दिख रहती है? भाई अब ये विशेष लेखन होता है, उसकी जरूरत किन क्षेत्रों में रहती है? तो ध्यान रखने वाली इम्पोर्टेंट बात है कि तकनीकी रूप से जटिल क्षेत्र और उनसे जुड़ी घटनाओं और मुद्दों को समझाने के लिए विशेष लेखन की जरूरत पड़ती है। तो विशेष लेखन की जरूरत कब पड़ती है? जो तकनीकी क्षेत्र होते हैं ना, उसे जो जटिल क्षेत्र, उनसे जुड़ी हुई घटनाओं और मुद्दों को समझने के लिए क्या जरूरत होती है? विशेष लेखन की जरूरत होती है। अब बिट रिपोर्टिंग है तो आवश्यक बातें बताइए। बिट रिपोर्टिंग के लिए, बिट रिपोर्टिंग को पारी अपनी बिट से जुड़ा खबरें ही लिखनी होती है ना, बिट से जुड़ी ही सामान्य खबरें लिखनी होती है। बिट के बारे में जानकारी के और दिलचस्पी होनी चाहिए। ठीक है ना, बिट से वही रिपोर्टर को क्या होनी चाहिए? इससे अधिक जानकारी और इसमें दिलचस्पी होनी चाहिए। पाठक को विशेष रिपोर्ट कैसे आसानी से समझाई जा सकती है? तो पाठक को तकनीकी शब्दावली से, ठीक है ना, ये विशेष रिपोर्ट मैंने पहले भी बताया भी किसमें, तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हुए, तो शब्दावली से परिचित कराएं और पाठक विशेष रिपोर्ट को आसानी से समझ सकता है। यानी तकनीकी शब्दावली से आप उनको क्या कर सकते हैं? परिचित करा सकते हैं, जिससे वो आसानी से समझ सकते हैं। बिट से जुड़ा समाचार किस शैली में लिखा जाता है? ठीक है ना, बिट से जुड़ा समाचार उल्टा पिरामिड शैली में। यहाँ से प्रश्न पूछ लीजिए तो सीधा सा उत्तर है। किन क्षेत्रों में विशेष लेखन की जरूरत अधिक पड़ती है? तो देखो, विशेष लेखन की जरूरत किन क्षेत्रों में अधिक पड़ती है, यहाँ इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रश्न एकदम हूबहू उत्तर दिया गया है। यही है वो खेल, कारोबार, सिनेमा, मनोरंजन, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। ठीक है ना, विशेष लेखन का योगदान किन क्षेत्रों में होता है? तो प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाएगा कि सिनेमा, मनोरंजन, फैशन, सहन और विषयों में। और आप भी ध्यान में है कि फीचर भी है वो इन क्षेत्रों में लिखा जा सकता है। ठीक है ना, तो उसके लिए वो लेखक होता है वो स्वतंत्र होता है, आत्मनिष्ठ होता है अपने, जिसका द्वारा उसका एक ही कार्य होता है, मनोरंजन करना और शिक्षा देना। ठीक है ना, तो विशेषीकृत रिपोर्टिंग में किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है? तो उत्तर है विशेषीकृत रिपोर्ट किस में होगी? आप जानते हो विशेष है वो गहरी छानबीन वाली होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा रक्षा, विदेश नीति, और इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा, और विधि विधि वाले या ना कानून वाले क्षेत्र, जैसे क्षेत्रों में विशेष रिपोर्ट को प्राथमिकता दी जा सकती है। ये आप है भली भांति जान के विशेष से विशेष क्षेत्र। ठीक है ना, तो मीडिया में कैसे विशेषज्ञों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है? आजकल मीडिया में कैसे विशेषज्ञों की संख्या बढ़ोतरी हुई है? अर्थशास्त्र, पर्यावरण विज्ञान का MBBS जैसी प्रोफेशनल और उच्च डिग्री लेकर पत्रकारिता में आगे लोगों की। अब इस प्रकार जो डिग्रियां लेकर लोग हैं ना, जो विज्ञान के क्षेत्र में, पर्यावरण के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, विभिन्न विद्वान लोग जो मीडिया में विशेष विषयों की संख्या में क्या करते हैं? बढ़ोतरी करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी। विशेष लेखन किसे कहा जाता है? ये प्रश्न कई बार पूछ लिया गया। विशेष रिपोर्ट, तो विशेष लेखन किस क्षेत्र में किया जाता है? किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन विशेष लेखन कहलाता है। सामान्य लेखन नहीं होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ सार होना जरूरी चाहिए, वो कुछ तत्वों पर आधारित होना चाहिए जो विशेष हो। ठीक है, एक पत्रकार की विशेषता कुछ हद तक किस पर निर्भर करती है? तो एक पत्रकार की विशेषता कुछ हद तक उसके अपने सूत्रों और स्रोतों पर आधारित रहती है। ये बात इम्पोर्टेंट है, आपको समझ में आ गई होगी। आगे हम जानते हैं कुछ अंतिम प्रश्न, जो आज हमारे जो समाचार लेखन, कविता, नाटक से ये संबंधित जो प्रकरण था, उससे हमने जो महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए समक्ष लेकर आए, वो बहुत ही अच्छे सार वाले हैं। अब इनको जरूर देखना। अब अंतिम जो प्रश्न है ये आपके लिए कौन से हैं? किसे कहा जाता है? संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन। ठीक है ना, जो संवाददाता है खबर लाने वाले, उनके बीच जो काम का विभाजन, जब उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर, भाई उसकी दिलचस्पी किस में है और फिर उसकी रुचि, अर्थात उसका जो ज्ञान संज्ञान है ना, उसका मतलब कहाँ पर है, उसको ध्यान में रखकर किया जाए तो उससे बिट कहा जाता है, तो उसे ही बीट कहा जाता है। हम ये प्रश्न कई बार हमारे जहन में आता है, हमें याद नहीं रहता है, पर
उसको याद कैसे करें? याद यही है कि संवाददाताओं के बीच का काम विभाजन अर्थात बंटवारा। जब किसी दिलचस्पी यानी उसकी दिलचस्पी, मान लो किसी कोई संवाददाता है वो खेल जगत से ज़्यादा खबरें हैं वो इकट्ठा करता है, तो उसकी दिलचस्पी वहाँ है उसके ज्ञान को देखते हुए। तो उसी ध्यान में रखकर जो विभाजन किया जाएगा उसे ही तो क्या कहा जाता है, बीट। अब मुझे पता है आप इसका ये नहीं भूलोगे। तो आगे क्या है, प्रश्न, बीट और विशेषीकृत रिपोर्टों को किस नाम से जाना जाता है? बीट तय कवर करने वालों को संवाददाता तथा विशेषीकृत रिपोर्ट करने वाली रिपोर्ट को विशेष संवाददाता। अर्थात बीट है वो जो खबरों को इकट्ठा करने वाला होता है ना, उसको क्या करते हैं, संवाददाता। अब विशेषीकृत रिपोर्टिंग वो होगी जो विशेष जो खबरें लाएगा, जो विशेष हर क्षेत्र है, जैसे रक्षा से कुछ मुद्दों से जुड़ा हुआ हो, यानी उन चीज़ों से जो रिपोर्ट लाता है वो विशेष संवाददाता कहा जाता है। तो मुझे आशा है कि आपको ये सभी प्रश्न हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करके हमें बताइए कि हमारे द्वारा आज के ये जो प्रश्न आपको बताए गए हैं वो आपको किस प्रकार लगे, किस प्रकार समझ में आए। तो ज़रूर आप कमेंट में इसका उत्तर दें ताकि हम आगे आपके कौन सा प्रकरण है उसे संबंधित जो प्रश्न लेकर आएँ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।